अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद आतिफ और आज का हमारा टॉपिक है अंडर कैपिटलाइजेशन एंड ओवर कैपिटलाइजेशन। दिस इज अ टॉपिक फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। व्हाट इज अंडर कैपिटलाइजेशन और व्हाट इज ओवर ट्रेडिंग? ओवर ट्रेडिंग या अंडर कैपिटलाइजेशन क्या है? डिफाइन करते हैं इसे। डू मच एक्टिविटी क्विकली विद लिटिल लॉन्ग टर्म कैपिटल। बहुत ज्यादा हम ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल वेल इनफ नहीं है। दिस इज अ सिचुएशन ऑफ अंडर कैपिटलाइजेशन और ओवर ट्रेडिंग। या फिर इसे डिफाइन किया जा सकता है लेस परमानेंट फंडिंग देन नीडेड। या फिर ये कहा जा सकता है कि ट्राइंग टू सपोर्ट लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड विद अवेलेबल कैपिटल। हमारे पास कैपिटल वही है जो पहले से मौजूद है लेकिन हम अपनी ट्रेड एक्टिविटीज का वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर चुके हैं और उसको अपने एग्जिस्टिंग कैपिटल्स की मदद से ही सपोर्ट करना चाहते हैं। तो जनरली अगर हम बात करें हमारे पास अगर हम अपने कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अलाउ करते हैं तो क्या होगा? हमारे कस्टमर, बहुत से कस्टमर हमसे चीजें खरीदेंगे या पहले से ज्यादा वॉल्यूम में हमसे चीजें खरीदेंगे। नए कस्टमर हमसे चीजें खरीदेंगे कि जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करनी होंगी उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू दैट हमें अपने सप्लायर से ज्यादा चीजें परचेज करनी होंगी। बट रिमेंबर, हमने अपने क्रेडिट कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड अलाउ किया है, हमारे सप्लायर ने हमें एक्सटेंडेड पीरियड अलाउ नहीं किया। हमें अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट करनी है और वो टाइमली पेमेंट करने के लिए वी नीड कैश, जो या तो हमारे पास कैपिटल रेज करके आ सकता है, लॉन्ग टर्म लोन रेज करके आ सकता है। बट ओवर ट्रेडिंग या अंडर कैपिटलाइजेशन इज अ सिचुएशन कि जहां पे आपके पास लॉन्ग टर्म लोन सेम रहेगा, मजीद आप हासिल नहीं कर रहे, कैपिटल भी आप रेज नहीं कर रहे। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास इंक्रीज इन एक्टिविटी सपोर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ करंट लायबिलिटीज। तो ओवर ट्रेडिंग कंपनीज के बारे में कहा जाता है कि दीज आर ऑफन अनएबल और अनविलिंग टू रेज लॉन्ग टर्म कैपिटल। इंडिकेटर्स इसके कि आपके पास क्या सिचुएशन है, क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि जो इंडिकेट करते हैं कि एक सर्टेन कंपनी ओवर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है। इसमें हमारे पास आ जाएंगे रैपिड इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स में बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है अगर किसी कंपनी का, तो इट मींस कि इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवर ट्रेडिंग। साथ में दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर किए जाएंगे कि इंक्रीज इन सेल्स के साथ साथ क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल में इजाफा हो रहा है या नहीं हो रहा। इफ नॉट देन इट इज एन इंडिकेटर ऑफ ओवर ट्रेडिंग। इसके अलावा रैपिड इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। आपके पास कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपको ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। ज्यादा यूनिट आप प्रोड्यूस करेंगे, ज्यादा यूनिट आप सेल करेंगे, इन्वेंट्री भी आपकी इंक्रीज होगी, रिसीवेबल भी इंक्रीज होंगे और हैंस वॉल्यूम ऑफ करंट एसेट आपका इंक्रीज हो जाएगा। साथ ही कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए, ज्यादा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, इट मे बी पॉसिबल कि आपको कुछ नॉन करंट एसेट्स की भी जरूरत हो, मजीद मशीनरी की जरूरत हो उन एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए। तो इट मे इंडिकेट कि आपके पास नॉन करंट एसेट में भी आपके पास इजाफा हो रहा है। हाई इन्वेंट्री टर्नओवर और हाई रिसीवेबल टर्नओवर भी आपके पास इंडिकेटर्स हैं ओवर ट्रेडिंग के। स्मॉल इंक्रीज इन इक्विटी, आपके पास इक्विटी में बहुत कम इंक्रीज हो रहा है। इट इज नॉट बिकॉज कि आपके पास कैपिटल आपने रेज किया है कि जिसकी वजह से इक्विटी इंक्रीज हो रही है। इट इज बिकॉज कि आपके पास जो इंक्रीज प्रॉफिट में आ रहा है वही इंक्रीज इक्विटी को बढ़ा रहा है। आप बिजनेस में जितना भी प्रॉफिट अर्न करते हैं वो प्रॉफिट इक्विटी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इक्विटी में इंक्रीज होने की रीजन प्रॉफिट अर्न करना है। Second, increase in assets are financed by current liabilities. This is also an indicator कि आपके पास जो भी एसेट में इंक्रीज हो रहा है वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल, लॉन्ग टर्म लोन के जरिए सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि करंट लायबिलिटीज के जरिए वो इंक्रीज इन एसेट को फाइनेंस किया जा रहा है। इसके अलावा द प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एसेट्स फाइनेंस बाय कैपिटल डिक्रीजेस, यानी जो एसेट्स आपके पास कैपिटल से फाइनेंस किए जा रहे थे वो कम है। अब आप जो बाकी इंक्रीज इन एसेट्स है वो फाइनेंस कर रहे हैं करंट लायबिलिटी से। और अगर आप करंट लायबिलिटी से फाइनेंस कर रहे हैं तो आपके पास करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, करंट एसेट्स में उतना इंक्रीज नहीं आ रहा, क्विक एसेट्स में उतना इंक्रीज नहीं आ रहा। तो इट मींस कि आपके पास करंट रेशियो और क्विक रेशियो डिक्रीज हो जाएगा।
इसके अलावा शार्प इंक्रीज इन सेल्स टू फिक्स एसेट रेशियो, ये भी आपके पास ओवर ट्रेडिंग का इंडिकेटर है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर ट्रेडिंग, आपने अपने सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट करनी है, लेकिन उसके लिए आप लॉन्ग टर्म लोन रेज नहीं कर रहे, आप कैपिटल इशू नहीं कर रहे, आप अपनी ज्यादा इंक्रीज इन एक्टिविटीज को फाइनेंस कर रहे हैं करंट लायबिलिटी से। प्रॉब्लम ये है कि करंट लायबिलिटीज लाइक बैंक ओवरड्राफ्ट, इनकी फैसिलिटी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी भी वक्त विड्रॉ कर सकते हैं। सो आपकी रेपुटेशन इन द आईज ऑफ सप्लायर नेगेटिव हो सकती है कि अगर आप उन्हें टाइमली पेमेंट नहीं करते। दीज आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद ओवर ट्रेडिंग, जो अल्टीमेटली बिजनेस के कोलैप्स होने की रीजन बन सकते हैं। अब इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन हो सकता है, कैसे हम इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं? इसमें फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम शेयर कैपिटल मजीद इशू करें, शेयर कैपिटल इशू करें ताकि हमारे पास कैश या फंड्स मौजूद हो जो इंक्रीज इन एक्टिविटी सपोर्ट करने के लिए जरूरी है, या फिर हम लॉन्ग टर्म लोन रेज करें, लॉन्ग टर्म लोन रेज करके भी हम कैश हासिल कर सकते हैं, या फिर आपके पास इन्वेंट्री को बेटर वे में मैनेज किया जाए, कॉस्ट इफेक्टिव वे में ऑर्डर प्लेस किया जाए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के मुताबिक चीजें ऑर्डर दी जाए ताकि आपके पास इन्वेंट्री बेटर वे में मैनेज हो सके, रिसीवेबल को बेटर वे में मैनेज किया जाए, उनको टाइमली बेसिस पे रिमाइंडर्स दिए जाएं, उनकी क्रेडिट लिमिट तय कर ली जाए, उन्हीं कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पे सेल की जाए कि जिनकी क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो। पोस्टपोन कर दिया जाए एक्सपेंशन प्लान, बिकॉज if a business has expansion plan, so this expansion plan also needed capital. आपके पास तो कैपिटल पहले ही आपकी एक्टिविटीज को जो इंक्रीज इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज हुआ है सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं है, तो इट इज बेटर सोल्यूशन कि आप अपने एक्सपेंशन प्लान को फिलहाल पोस्टपोन कर दें। इसके अलावा जो दूसरे वेज अडॉप्ट किए जा सकते हैं इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए, वो है कि आप अपने एसेट सेल आउट कर दें, लोन की रिपेमेंट रिस्केड्यूल करें, डिविडेंड की पेमेंट रिड्यूस कर दें। These can be the answers or solutions for the problem of our trading. अब हम बात करते हैं about our capitalization. Our capitalization किसे कहा जाता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जा रही है कंपनी के करंट एसेट में, तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। लाइक आपके पास एक्सेसिव इन्वेंट्रीज हैं, एक्सेसिव अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, एक्सेसिव कैश अवेलेबल है, लेकिन पेबल्स बहुत कम है। व्हाट डज इट मींस कि आपने वर्किंग कैपिटल में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है, ओवर इन्वेस्टमेंट की हुई है, दैट इज टर्म्ड एज ओवर कैपिटलाइजेशन। और इसको डिफाइन किया जा सकता है व्हेन एक्चुअल प्रॉफिट इज नॉट सफिशिएंट टू पे इंटरेस्ट और डिविडेंड एट अ रीजनेबल रेट। आपने बहुत ज्यादा कैपिटल रेज किया हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल रेज किया हुआ है, आपने बहुत ज्यादा लोन रेज किया हुआ है, तो ये कैपिटल पे आपको डिविडेंड पे करना है, आपको लोन पे इंटरेस्ट पे करना है, लेकिन आप अपनी एक्टिविटीज इतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर रहे कि जिससे आप रीजनेबल रेट पे इंटरेस्ट या डिविडेंड पे कर सकें। इंडिकेटर्स में आपके पास क्या क्या शामिल होगा ओवर कैपिटलाइजेशन के? फर्स्ट, लो और फॉलिंग सेल्स टू वर्किंग कैपिटल रेशियो, यानी आपके पास जितना वर्किंग कैपिटल रेशियो है, जितना वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, उतनी सेल्स जनरेट नहीं हो रही। या फिर कह सकते हैं वी हैव एक्वायर्ड एसेट एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, एक्वायर्ड एसेट एट इन्फ्लेटेड प्राइसेस, दैट इज द रीजन कि हमने ज्यादा एक्सपेंसिव एसेट परचेज किए हैं, ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया है, लेकिन उससे ज्यादा एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की जा सकती। या फिर बिजनेस इज फॉर्म ड्यूरिंग द बूम पीरियड, बूम पीरियड में फॉर्म हुआ है, अब सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं। या फिर आवर एस्टिमेशन ऑफ अर्निंग इज आल्सो अ इंडिकेटर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन। क्या ओवर कैपिटलाइजेशन हमारी क्यों हो रही है? क्योंकि हमने ओवर एस्टिमेट किया था, बहुत ज्यादा एस्टिमेट किया था कि हमारी अर्निंग में इजाफा होगा। और इट मे बी बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन। इनएडिक्वेट डेप्रिसिएशन भी आपके पास इंडिकेटर है ओवर कैपिटलाइजेशन का।
विच मीन्स कि अगर हम डिप्रिसिएट नहीं कर रहे, इनएडिक्वेटली डिप्रिसिएट कर रहे हैं, तो मीन्स कि हमारे एसेट उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है, और अगर वो एसेट प्रोडक्टिव नहीं है तो वो हमें रीजनेबल रिटर्न जनरेट करके नहीं दे सकते। आवर इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल हमने ज़्यादा इशू कर दिया है, दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर ऑफ आवर कैपिटलाइजेशन। Now I will talk about working capital investment policies. There are three policies: conservative, aggressive, and moderate. Now first we talk about conservative approach. It aims to reduce system breakdown by holding high working capital. बहुत ज़्यादा working capital हम maintain कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से system breakdown ना हो, यानी हम customer को extended credit period allow कर रहे हैं, हाई इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन रख रहे हैं ताकि कस्टमर की डिमांड किसी वक्त भी पूरी की जा सके, हाई रॉ मटेरियल इन्वेंट्री अपने पास मेंटेन रखते हैं ताकि प्रोडक्शन में स्टॉपेज ना आए, या और सप्लायर को टाइमली पेमेंट की जाती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल कि कुछ इन्वेंट्री आपकी ऑब्सोलीट हो जाए, आउटडेटेड हो जाए, तो वो आपके लिए एक अनप्रोडक्टिव एसेट है जो कि बिजनेस के लिए बेनिफिशियल नहीं है बल्कि लॉस सस्टेन करने का बायस है। इसके अलावा ज़्यादा वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करने की सूरत में वी नीड टू सस्टेन एक्स्ट्रा फाइनेंसिंग कॉस्ट जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को रिड्यूस कर देती है, एंड लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमर डिमांड, आल्सो कस्टमर की स्पेसिफिक डिमांड के मुताबिक हम चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अग्रेसिव अप्रोच, इट एम टू रिड्यूस फाइनेंस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। इसमें हम इन्वेंट्री कम से कम मेंटेन रख रहे हैं, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर जो है उसे स्पीड अप किया जाता है, सप्लायर्स को पेमेंट करने में डिले किया जाता है। लॉस इसका ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्क है कि सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाएगा, हमारी गुडविल वो लॉस हो जाएगी, कस्टमर को अगर हम टाइमली चीज़ें सप्लाई ना कर सकें, सप्लायर को टाइमली पेमेंट ना कर सकें, तो ये हमारी लॉस ऑफ गुडविल का बायस बनते हैं। बट ये भी बात है कि मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स जैसे कि जस्ट इन टाइम है, वो सपोर्ट करती हैं इस एग्रेसिव अप्रोच को। जस्ट इन टाइम एक आपके पास टेक्निक है कि जिसके मुताबिक चीजें उसी वक्त प्रोड्यूस की जाती हैं जब आप ऑर्डर रिसीव करते हैं, कोई इन्वेंट्री अपने पास आप मेंटेन नहीं कर रहे। मॉडरेट अप्रोच इन दोनों अप्रोच का बैलेंस है, बैलेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव अप्रोच, या फिर बैलेंस बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की तो बात कर ली कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से क्या पॉलिसीज हो सकती हैं, बट अब वर्किंग कैपिटल को कैसे फंड किया जा सकता है इसके हवाले से भी यही तीन पॉलिसीज हैं: कंजर्वेटिव, एग्रेसिव एंड मॉडरेट। कंजर्वेटिव अप्रोच के मुताबिक ऑल नॉन करंट एसेट, permanent current asset and some fluctuating assets all are funded by long term capital, long term funds, जबकि aggressive approach में all fluctuating current assets and some permanent assets are financed by short term resources. बैलेंस अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच आपकी यह है कि लॉन्ग टर्म सोर्स फाइनेंस करे परमानेंट एसेट्स को और शॉर्ट टर्म सोर्स फाइनेंस करे नॉन परमानेंट एसेट्स को। So that is all about today's topic. Do give your feedback. Allah Hafiz.